लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट। ठीक है, इसमें हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। स्टीरियो का दो पार्ट होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो देखो, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, देखो, इफ ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम, क्या अगर स्ट्रक्चर में एटम का पोजीशन बदल देते हैं, वी गेट डिफरेंट कंपाउंड, देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म occur। क्या होगा, डिफरेंट कंपाउंड देखने को मिलेगा, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वहां पे हमें देखने को मिलेगा। दो पार्ट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिस आइसोमेरिज्म, ट्रांस आइसोमेरिज्म। और सिस ट्रांस को हम कैसे पहचानेंगे, देखो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस क्या है, एटम का पोजीशन अलग अलग है। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है। एटम सब सेम है, बट पोजीशन बदला गया है, किसका किसका, देखो इस ए का, इस ए का, मतलब इस ए का पोजीशन बदला गया है। अब देखो पहचानना कैसे, कौन सी से कौन ट्रांस है, देखो एटम ऑन द सेम साइड, देखो सेम एटम ए और ए कहाँ पे है, सेम साइड में है, इसको बोलेंगे सिस आइसोमेरिज्म। अगर एटम डिफरेंट साइड में है, क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमेरिज्म। एटम इज ऑन डिफरेंट साइड, तो क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके, सेम साइड में है तो दोनों का एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। ओपोजिट में देखो इस टाइप का है तो अपोजिट में है तो 180 डिग्री, तो एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो सिस और ट्रांस के लिए इतना चीज याद रखना होगा, सिस में क्या है, सेम साइड में होगा, ट्रांस में डिफरेंट साइड में होगा, एंगल 90 डिग्री है, एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, ओके, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L1 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L2 है। क्या लिखा है, इफ L1 इज नॉट इक्वल टू L2 द कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दोनों लेंथ इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब यहां से क्या है, हमें याद करना है। ठीक है, बहुत सारा चीज इसमें रटने वाला है, तो हम याद करवाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का निकालना हो तो 2 बनेगा। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, ध्यान रखना टेट्राहेड्रल का कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। रीजन है, देखो ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन एटम इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देयर इज नो न्यू स्ट्रक्चर। अगर हम एटम का पोजीशन चेंज करते हैं तो कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनता है, जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल सिमेट्री क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। काम खत्म, याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 मींस टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन dsp2, dsp2 क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर बनाता है। क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम इन स्क्वायर प्लेनर एंगल बिटवीन द टू एटम चेंज, सो GI एग्जिस्ट इन स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर में हमें क्या देखने को मिलता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे D है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है। देखो D यहाँ पे भी है, बस इन दोनों को फ्लिप कर दिया गया है, बी को ऊपर ले गया, ए को नीचे ले आया गया है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या है, एंगल बदलता है, एंगल बदलने से क्या होगा, हमारा सेप सॉरी स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा तो नया कंपाउंड देखने को मिलेगा, नया कंपाउंड देखने को मिलेगा तो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो याद क्या रखना है, सिंपल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर टेट्राहेड्रल सिमेट्री है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर स्क्वायर प्लेनर है तो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। अब देखते हैं किस में मिलेगा। देखो अब कुछ क्या है, टर्मिनोलॉजी है, उसको याद रखना है। देखो अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है, उसको हम लोग स्मॉल अल्फाबेटिकल से लिखेंगे। जैसे कि मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम लोग ए लिख देंगे, मान लो ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को हम लोग बी लिख देंगे, मान लो क्या है हमारा NH3 है, ठीक है, तो NH3 को हम लोग सी लिख देंगे। इस तरह से हम लोग क्या है, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड को हम लोग स्मॉल अल्फाबेटिकल से क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। बाइडेंटेट को कैसे करेंगे, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल अगर लिगेंड है, ध्यान रखना,
बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड को क्या, देखो ये एक लिगेंड है सिमेट्रिकल वाला, ये भी पीएन बीएन डीएमजी ओएक्स, ये सब सिमेट्रिकल लिगेंड है, ठीक है। तो इसको बताए थे, लिगेंड याद होना चाहिए, उसका फुल नेम, उसका शॉर्ट नेम, उसका स्ट्रक्चर, कौन कौन एटम उसको क्या सप्लाई करता है, मतलब क्या लॉन पेयर एटम, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट को कैपिटल से, जो बाइडेंटेट है, देखो बाइडेंटेट है तो दो होगा, तो कैपिटल ए, बाइडेंटेट है तो कैपिटल बी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, कैपिटल अल्फाबेटिकल से सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, सिमेट्रिकल में क्या होगा ए, दोनों सेम है ना, सिमेट्रिकल ए बी। अगर मान लो अनसिमेट्रिकल है तो क्या करेंगे, देखो एक ये है एक ये है, दो है तो क्या लिखेंगे ए बी, अनसिमेट्रिकल है एक अलग होगा एक अलग होगा, मतलब एक ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है एक नाइट्रोजन सप्लाई करेगा, तो ए बी, ए सी, बी सी, कुछ भी ले सकते हो। अनसिमेट्रिकल के लिए इस तरह से हम लोग क्या है टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। देखो कुछ एग्जांपल समझो, ये क्या है मोनोडेंटेट है, ये देखो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, मेटल एटम को एम लिखेंगे, ये रहा एम। ये हमारा क्या है मोनोडेंटेट है, तो ए ले लो, कितना है चार है, ए4 उसी तरह देखो सेंट्रल एटम को एम ले लो, ठीक है। उसके बाद NH3 कितना है तीन है, तो A3 ले लो। फिर क्या है वाटर एक है तो बी ले लो, एम A3B, इस तरह से लिख सकते हो। फिर चलते हैं अगला, देखो सेंट्रल एटम है तो एम ले लो, फिर क्या है NH3 दो है तो ए, NH3 को ए मान लो तो NH3 दो हो गया, फिर क्लोरीन दो है तो बी को टू मान लो, देखो MA2B2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इसमें क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम एम हो गया, अमोनिया कितना है दो है, ठीक है, एक क्लोरीन है एक बी हो गया, एक क्लोरीन है एक सी हो गया, तो बी हो गया क्लोरीन के लिए, सी हो गया ब्रोमीन के लिए। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखो, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम एम ले लिए, ठीक है, और अमोनिया एक है तो ए ले लिए, एक क्लोरीन है बी ले लिए, एक ब्रोमीन है सी ले लिए, एक आयोडीन है एक डी ले लिए। देखो एम हो गया सेंट्रल एटम, ए हो गया NH3, बी हो गया क्लोरीन, सी हो गया ब्रोमीन और डी हो गया आयोडीन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं क्या है लिगेंड को, मोनोडेंटेट का, ठीक है। चलो अब क्या है याद करना है, कोई भी चीज नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा, और उसमें भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको बोलेंगे बिल्कुल याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबका जीरो होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, मतलब जीरो नहीं होता है और भी कुछ होता है, ठीक है। तब उसमें देखते हैं किसका, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वो भी किसका स्क्वायर प्लेनर का, क्योंकि टेट्राहेड्रल का सबका जीरो होता है। अब स्क्वायर प्लेनर में देखते हैं किसका जीरो नहीं होता है, किसका कितना होता है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर मोनोडेंटेट, देखो पहला क्या है MA4 मतलब लिख सकते हैं, देखो सेंट्रल एटम मान लो PT NH3 ये हो गया हमारा, इस तरह इस टाइप का एग्जांपल हो सकता है। तो MA4 का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीरो, याद रखो। फिर क्या है MA3B, देखो PT NH3 कितना होगा तीन होगा, बी के जगह पर आप क्लोरीन ले लो, ये देखो इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होता है जीरो, काम खत्म, दो का याद रख लिए। तीसरा देखो PT ले लो, NH3 टू ले लो, दो क्लोरीन ले लो। अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होता है दो, याद रख लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, PT NH3 दो को ले लो, ठीक है, NH3 दो ले लिए, एक बी है, बी के जगह पर क्लोरीन ले लो, सी के जगह पर ब्रोमीन ले लो, देखो तो इसका भी कितना आ गया, इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हो गया। तो वही नंबर ऑफ पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म, ये हो गया। अगला देखो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं PT, देखो इसमें क्या होगा एक ले लेंगे NH3, ठीक है, ए हो गया, बी के जगह पर क्लोरीन ले लो, सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी के जगह पर ब्रोमीन ले लो, डी के जगह पर हम लोग आयोडीन ले लो। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसका GI कितना होता है, इसका GI होता है 3। अब क्या है इसमें से सब आपको याद करना पड़ेगा एक एक, ठीक है। A4 का जीरो, A3B का जीरो, A2B2 का 2, A2BC का
2 और ABCD का मतलब 3। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है जो रटना ही पड़ेगा, जिसको इस तरह से रट लो। उसके बाद क्या है, अगर स्ट्रक्चर दिखाएगा उससे क्या करेंगे, मान लो आपको अननोन स्ट्रक्चर दे दिया गया, देखो PTN ऐसे समझो, PTBr2Cl2 ऐसे समझो, PTBr2Cl2, एक मिनट, PTBr2Cl2 इस टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ले लो, इसको A मान लो A2, इसको मान लो B2। अब देखो इसका क्या बनता है, A2B2 का 2GI हो गया, खत्म, 2GI हो गया, याद है हमको, हाँ। ये पूरा याद होना चाहिए किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो अब हम लोग एक एक करके केस देखते हैं। पहला केस है MA4 का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होता है, GI0 होता है, याद है हम लोग को। कैसा बनेगा, बीच में सेंट्रल एटम होगा, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे। अब सोचो इसमें कहीं पे भी बदली करेंगे, ए को यहाँ ले आओ, कहीं इंटरचेंज कर लो, क्या कुछ स्ट्रक्चर चेंज होगा, नहीं। तो क्या हो गया, नो चेंजेस नो आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल क्या हो गया, PTNS3 4 है, PTCl4 4 है, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0। दूसरा क्या है, MA3B, देखो 1 2 3, ठीक है, बी यहाँ पे है दूसरा। फिर क्या है, A B यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं भी स्ट्रक्चर चेंज करने पे क्या हो रहा, हमारा नया स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, नो चेंजेस नो आइसोमेरिज्म, मतलब GI क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, A3B A3B, ये हो गया, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग, देखो देखो तीसरा एग्जाम्पल है A2B2। अब देखो एक A यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, B यहाँ लगा है, B यहाँ लगा है, फिर देखो A यहाँ लगा है, A यहाँ लगा है, B यहाँ लगा है, B यहाँ लगा है। ये देखो हमको याद है क्या हुआ था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 शो कर रहा था, ठीक है, 2 याद रखना है, ठीक है। अब देखो ए दोनों सेम साइड पे है, क्या बोलेंगे, सिस। ये ए ऑपोजिट साइड पे है, क्या बोलेंगे, ट्रांस। एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया, ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट कर रहा 2 हो गया। एग्जाम्पल देखो NH3 2H2O2, ये एग्जाम्पल हो गया, Cl2Br2, ये एग्जाम्पल हो गया। तो कोशिश करो कि याद रखो इस स्ट्रक्चर से कि कितना आइसोमेरिज्म बन रहा, बस उतना याद रहेगा। आप खुद ब खुद क्या है, इस एग्जाम्पल से इस स्ट्रक्चर को खुद लिख सकते हैं। और सिस और कभी भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं बोलेगा, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा कौन सा स्ट्रक्चर सिस है, कौन सा स्ट्रक्चर ट्रांस है, सिंपल। अगर डिफरेंट साइड पे है ट्रांस, सेम साइड पे है सिस, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अगला क्या है, A2BC, देखो ये स्ट्रक्चर है, देखो ये दोनों क्या है, सेम साइड पे है सिस हो गया, ये दोनों डिफरेंट साइड पे है ट्रांस हो गया। बस स्ट्रक्चर देख के पहचानना है कि सिस है कि ट्रांस है। इसका GI हमें याद है, इसका GI क्या है, 2 होता है, याद है, याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो MABCD, इसमें कितना होता था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कितना होता है, 3। सिस एंड ट्रांस आर नो डिफाइंड, इस स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सिस और ट्रांस नहीं होता है, क्या, इसमें सिस और ट्रांस क्यों नहीं होता है, कहीं देखो एक एक टाइप का आइटम है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो सेम एटम तो है नहीं कहीं पे। तो कुछ भी कर लो, सेम एटम ना ही सेम साइड पे आएगा, ना ही सेम एटम डिफरेंट साइड पे आएगा, तो सेम एटम और डिफरेंट एटम है ही नहीं, तो सिस और ट्रांस इसके लिए डिफाइन नहीं है। तो इसका पहले तो याद रखना होता है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होता है, 3 होता है, बस इतना काफी याद रखो। तो क्या करना है, एक बार ध्यान से देखो, ये पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या याद होना चाहिए, सिस कैसे पहचानना है, ट्रांस कैसे पहचानना है, याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आपको उससे पहचानना है कौन सा स्ट्रक्चर सिस है, कौन सा स्ट्रक्चर ट्रांस है। उसके बाद इस पूरे फॉर्मूला से आपको लिखने आना चाहिए कि हम कैसे लिखेंगे। देखो इसमें सेंट्रल एटम एम हो गया, फिर A2, देखो ये A2 हो गया, ये B2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा। इसका GI 2 होता है, हमको याद है, बस हो गया। चलो क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सो GI, ठीक है। पहला ये सेंट्रल एटम है, M हो गया, ये CN4 है, मोनोडेंटेड A4 हो गया। क्या MA4 का GI 0 होता, हाँ ठीक है।
ये देखो M है, ये M हो गया, Cl4 है, Cl4 में A4 हो गया, क्या GI इसका इतना होता है 0। देखो ये M हो गया, ये M हो गया, ये A2 देखो क्या लिखेंगे MA2B2, MA2B2 का GI 2 होता था, ठीक है। देखो MABCD कितना होता था GI 3 होता था, याद हो गया। फिर देखो ये हो गया M, ये M, ये A4, MA4 का GI 0। फिर देखो ये हो गया M, ये हो गया A4, MA4 का GI 0। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर देख के आप बिल्कुल क्या करेंगे, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बना लेंगे। उसके बाद हमें याद है किसका GI 0 होता है, किसका GI 2 होता है, किसका GI 3 होता है, बस। ओके, समरी है देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक भी GA क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है। दूसरा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर है और D2 DSP2 है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है किसमें, MABCD में, MA2BC में, MA2B2 में, और MA4 और MA3B में GI नहीं होता है, 0 होता है। तो ये आपको एक एक करके सब याद होना चाहिए, ठीक है। चल नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो क्या है, मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट दोनों साथ में रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही देख रहे हैं, मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट दोनों साथ में रहेगा तो क्या होगा। देखो एग्जांपल है, ये क्या है, बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट मतलब दो, ये हो गया दो, तो क्या हो गया, बाइडेंटेट को हमेशा क्या लिखा है, देखो बाइडेंटेट लिगेंड इज ऑलवेज प्लेस्ड एट 90 डिग्री। देखो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, या तो यहाँ पे रखेंगे, मतलब दोनों को एक साथ रखना है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हो गया। देखो M हो गया सेंट्रल एटम, A और A बाइडेंटेट यहाँ पे हो गया, बाकी जो बचा हुआ था यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब क्या ये शो करता है MAA2, नहीं, GI शो नहीं करता है, याद रखना है, सिंपल, कोई ऑप्शन नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। फिर सेंट्रल एटम एक बाइडेंटेट लगाएं, वो भी सिमेट्रिकल वाला, फिर ए और बी मतलब दो अलग अलग एटम लिए, क्या ये शो करता है, नो। नो GI मतलब क्या होगा, नो चेंजेस, स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब क्या हो गया हमारा GI 0। देखो ये दोनों तो चेंज नहीं होगा, मान लो एक एटम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, क्या स्ट्रक्चर चेंज होगा, नहीं, सेम। ये देखो अगर इंटरचेंज करेंगे तो बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, क्या चेंज हो रहा, नहीं, क्योंकि ये सेम है ना। आप इस साइड कुछ भी बदल लीजिए, चेंज नहीं हो रहा, मतलब GI 0 हो गया। तो ये दो चीज याद रखना होगा। चलो और आगे देखते हैं, अगला क्या है, अगला एग्जांपल है बाइडेंट। देखो बाइडेंटेड तो है लेकिन अनसिमेट्रिकल में है, सिमेट्रिकल नहीं है। तो देखो ए ऊपर है, बी ऊपर है, ए समझ रहे हो, मान लो एक लिगेंड है जो ऑक्सीजन किसी को दे रहा और एक नाइट्रोजन दे रहा, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया ना। तो अब मान लो एक बार ऑक्सीजन सप्लाई किया, एक बार नाइट्रोजन सप्लाई किया, और इस साइड क्या है, ए है, इस साइड ए है, ठीक है, ये दोनों है। अब मान लो इस बार क्या किया, ऐसे समझो, स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो ये हो गया, देखो मान लो ऑक्सीजन यहाँ पे दिया, सेंट्रल एटम यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे समझो, मान लो ये सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन इसको सप्लाई किया, फिर नाइट्रोजन इसको लोन पेयर दिया, और इधर एक मोनोडेंटेट है, इधर एक मोनोडेंटेट है, ठीक है, ए। अब समझो मान लो ए को बदलते हैं, तो ए ऊपर जाएगा, ए ही नीचे आएगा, इसको चेंज करने से नहीं बनता। अगर मान लो इन दोनों को बदल देते हैं, नाइट्रोजन ऊपर कर दो, ऑक्सीजन नीचे कर दो, क्या सिमेट्री बदला, नहीं, अभी भी सेम है, नो चेंजेस GI 0, बस यही किया है, ठीक है। ए है, बी है, अब मान लो ये तो बदलने से कुछ नहीं चेंज होगा, मान लो बी को ऊपर कर दिया, ए को नीचे कर दिया, अभी भी सेम है, क्योंकि इस साइड सेम है, तो ये भी GI शो नहीं करता है। ये क्या हो गया, ए बी हो गया बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड। एग्जांपल है GLY AC ग्लाइक, ये सब क्या है हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जिसमें GI शो करता है, इसमें देखो क्या है, समझना। ये मान लो सेंट्रल एटम है, एक बार मान लो ऑक्सीजन सप्लाई किया लोन पेयर को, इस बार नाइट्रोजन सप्लाई किया, बाइडेंटेड है, ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, नीचे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग ए बोलेंगे, इसको हम लोग बी बोलेंगे। अब ऐसा समझो, अगर मान लो ब्रोमीन को ऊपर कर देते हैं, क्लोरीन को नीचे कर देंगे। देखो एक बार क्या किए, ब्रोमीन को ऊपर कर दिया, क्लोरीन को नीचे कर दिया, तो देखो ऑक्सीजन के साथ अब ब्रोमीन आने लगा, नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन आने लगा, लेकिन उस समय क्या था, दोनों अलग अलग था, तो इस वजह से दो स्ट्रक्चर बनता है। देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, अभी ए के साथ कौन आ रहा है, ए आ रहा, लेकिन अभी ए के साथ बी आ रहा, मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है
दो स्ट्रक्चर बनेगा, कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, सॉरी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह से क्या है हम लोग पहचानते हैं बाइडेंटेट को। तो इसको याद रख सकते हो, या समझ में आ गया तो काफी है, नहीं तो याद कर जाओ, ठीक है। चलो, अब मान लो सिर्फ बाइडेंटेट है, ठीक है, उसमें मोनोडेंटेट है ही नहीं। तो देखो, एक बाइडेंटेट यहाँ पे लगा दिए, एक बाइडेंटेट यहाँ पे लगा दिए, दोनों सिमेट्रिकल है, तो क्या होगा, कुछ भी बदल लो चेंजेस नहीं होगा, मतलब GI 0, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक बाइडेंटेट सिमेट्रिकल, एक बाइडेंटेट क्या है, दो अलग अलग बाइडेंटेट लगा दिए, ठीक है। मान लो ये बाइडेंटेट अलग होगा, ये बाइडेंटेट अलग होगा, तो क्या होगा, इन दोनों को चेंज करो, इन दोनों को चेंज करो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वही आने वाला है। तो GI इसका भी 0। नेक्स्ट, अगर मान लो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लगाया गया है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, तो देखो, ए ऊपर बी नीचे, ए ऊपर बी नीचे, ठीक है। देखो, ये ए सेम साइड में है तो इसको सिस बोलेंगे। ओके, इस बार ए और बी को रहने दिए, इसको बदल दिए, तो देखो क्या हुआ, ए और ए ऑपोजिट साइड में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस, मतलब दो बन गया, एक सिस एक ट्रांस। GI कितना हो गया, तो बस काफी है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, देखो देखो, ए है, बी है, सी है, डी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिस ट्रांस बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन बोला जाता है सिस ट्रांस, इससे बनता नहीं। होता क्या है, ए बी को रहने दो, सी डी को अलग कर दो, सी और डी को अलग कर दिए, क्या हुआ, ए के साथ पहले सी आ रहा था, अब ए के साथ डी आ रहा है, तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर तो बदल गया, दो बन गया, GI 2 हो गया। लेकिन इसको सिस ट्रांस के तरह भी लिखा जाता है, वो भी ऐसा नहीं है कि इसको सिस बोलेंगे इसको ट्रांस बोलेंगे, इस कंफर्म नहीं होता है, लेकिन क्या है, इसको हम लोग एक मान लो क्या है, ए और डी, ठीक है, ए डी को माना जाता है सेम है, तो ये दोनों सेम क्या हो गया, ऑपोजिट साइड में है, मतलब ट्रांस हो गया। अब देखो, ए डी क्या हो गया, इस दोनों सेम था लेकिन सेम साइड में है, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। तो ये बस एजम्पशन है कि ए और डी दोनों सेम है, मतलब ए जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, डी जो है वो भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, इस वजह से, लेकिन लिगेंड दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इस वजह से बोला जाता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ये भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, दोनों ऑपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांस हो गया। अब देखो, ये भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ये भी ऑक्सीजन सप्लाई करेगा लोन पेयर को, तो ये क्या है, दोनों सेम साइड में है, मतलब ये सिस हो गया। तो इस तरह से इसको याद रखना है, बहुत टफ है, कोशिश करो याद करने का, ठीक है, याद ही करने पे होगा, नहीं तो इसको समझ के करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलो, अब हम लोग कुछ समरी है जिसको याद करो, ठीक है। यही, ये अगर याद है, सारा का सारा आप बना सकते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर मान लो लिगेंड मोनोडेंटेट है, तो ये चार ऑप्शन हो सकता है, A4 0, A3B 0, A2B2 0, A2BC 2, ठीक है, ये 2 होगा। ABCD कितना हो गया, D। इसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, सबका एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, अब हम लोग बाइडेंटेट पे चलते हैं, क्या है बाइडेंटेट, ठीक है। ओ सॉरी, ये हो गया एग्जाम्पल, इसका हम लोग बता चुके हैं। अब क्या है, लिगेंड आर मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट। अगर मोनोडेंटेट भी है और बाइडेंटेट है तो कैसे याद रखेंगे, सिंपल, देखो चार ही एग्जाम्पल है, दोनों के साथ में चार एग्जाम्पल। पहला, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट प्लस दो गो मोनोडेंटेट 0, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट ए और बी, मतलब दो अलग अलग मोनोडेंटेट, इसका भी 0। देखो, सिमेट्रिकल रहे ना, ध्यान रखो, अगर सिमेट्रिकल के साथ साथ मोनोडेंटेट भी है, क्या, सिमेट्रिकल प्लस मोनोडेंटेट, ऐसे याद रखो, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट प्लस मोनोडेंटेट GI हमेशा 0 देगा, देखो है ना, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल और मोनोडेंटेट साथ में, दोनों का 0, जब तक अनसिमेट्रिकल नहीं आया है तब तक। तो क्या होगा, अगर सिमेट्रिकल दिखे और साथ में मोनोडेंटेट दिखे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखे, 0 कर दो, याद हो गया, दो चीज याद करा दिए, ठीक है। इस तरह से दो याद हो गया। अब देखो, अगर आपको अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट प्लस मोनोडेंटेट है, ठीक है, लेकिन मोनोडेंटेट दोनों सेम है, दोनों सेम मतलब A2 है। देखो, अनसिमेट्रिकल है और मोनोडेंटेट जो है दोनों एक ही एटम है, इसका भी 0। ओके, किसका दो आता है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट प्लस ए और बी, अलग अलग होना चाहिए, ए और बी, बस इसका ही दो आइसोमेरिज्म शो करता है, बाकी सब 0 है, बाकी सब क्या है, 0 है, बस यही चार केस बनेगा और एक्स्ट्रा केस नहीं बनने का है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, बाइडेंटेट मोनोडेंटेट दोनों साथ में हैं, तो कौन बनाएगा, अनसिमेट्रिकल
और ए और बी, मतलब एग्जाम्पल अगर इसका लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो अनसिमेट्रिकल में कौन आता है, देखो ये हो गया सेंट्रल एटम, अनसिमेट्रिकल में आता है GLY, ये हो गया एक, और एक हो जाएगा क्लोरीन, एक हो जाएगा ब्रोमीन। ये वाला क्या करेगा, GI शो करेगा, और ये GI कितना होगा, 2 होगा। बस याद रखो, एक तो याद रखना है, तीनों का 0 है, बाकी एक याद रखना है। ओके, ये हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं सिर्फ बाइडेंटेट के साथ। देखो अगर बाइडेंटेट है, ठीक है, बाइडेंटेट है और दोनों, मतलब दो गो होगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बाइडेंटेट, तो दो बाइडेंटेट और सिमेट्रिकल है, दो बाइडेंटेट दोनों सेम है और सिमेट्रिकल GI 0। ओके, दो बाइडेंटेट बट अनसिमेट्रिकल है, दो बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल 200 करता है, खत्म। ठीक है, उसके बाद दो बाइडेंटेट है, दो अलग अलग बाइडेंटेट, दो अलग अलग बाइडेंटेट है, क्या होगा, 0। दो क्या होगा, और क्या लिखा है, दो बाइडेंटेट है बट अनसिमेट्रिकल है, यहां पे क्या था, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, ऐसे समझो, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट, देखो सिमेट्रिकल समझ रहे हो, ये देखो एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, दोनों अलग अलग बाइडेंटेट है, इन दोनों का क्या होगा, GI 0 होगा। बस याद रखना है। अगर मान लो दो अनसिमेट्रिकल है, ABCD, ये दोनों क्या है, बाइडेंटेट है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल में है, और दोनों अनसिमेट्रिकल है तो इसका GI 2 होता है। बस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये टेबल याद रखो, स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसमें बस आपको सिस और ट्रांस पहचानना है, वो पहचानने के लिए आ गया, काम हो गया, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बट क्या है, ये पूरा टेबल याद करना पड़ेगा अगर ऊपर वाले चीज से बचना है, तो ये याद रहेगा, फटाफट सब बनता जाएगा। हाँ, और क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड कौन है, बाइडेंटेट लिगेंड कौन है, बाइडेंटेट में सिमेट्रिकल कौन है, बाइडेंटेट में अनसिमेट्रिकल कौन है, ये एक बार पहले जाकर रिवाइज कर लेना तो ज्यादा आराम से समझ में आएगा। ठीक है, चल GI खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, क्या लिखा है, इफ ए कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्या बोला, इफ ए कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है नहीं जानना है, बस जितना हम बता रहे हैं उतना ही जरूरत है। ठीक है, नहीं ज्यादा जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, सिंपल, इफ ए कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री देन दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब जिस कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, POS, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एंड इफ द कंपाउंड डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो कंपाउंड कैसा होगा, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव। देखो यहां लिखा है, इफ कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मिरर इमेज डू नॉट एग्जिस्ट, मिरर इमेज नहीं बनाएगा। इफ कंपाउंड हैज डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एसिमेट्रिकल कंपाउंड है, मतलब मिरर इमेज एग्जिस्ट होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब स्लाइस कट करना होता है, इस टाइप से कट करना होता है, या इस टाइप से स्लाइस कट करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिलता है। नहीं जानना है, वो 3D स्ट्रक्चर है, हमें उतना डीपली नहीं घुसना है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिंपल पहचानने है कि कहां पे होगा कहां नहीं होगा, वो हम बता देंगे। ठीक है, देखो एवरी स्क्वायर प्लेनर, क्या लिखा है, एवरी स्क्वायर प्लेनर हैज स्लाइट, क्या है, स्लाइस कट प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब क्या, स्क्वायर प्लेनर का कोई भी स्ट्रक्चर है उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। याद करो, स्क्वायर प्लेनर का कोई भी स्ट्रक्चर है उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो स्क्वायर प्लेनर का सारा स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर वाले स्ट्रक्चर ऑप्टिकली नहीं क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, काम खत्म, सिंपल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। क्या कहीं POC निकालने पड़ा, नहीं, सिंपल याद हो गया। स्क्वायर प्लेनर के पास हमेशा रहेगा, कैसे आ रहा क्यों आ रहा नहीं जानना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, अब हम लोग चलते हैं, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे चले, 4 खत्म हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इस इतना टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, MA6, MA5B, M4B2, M4BC, M3B3। अब हमारे सिलेबस में बस इतना ही है,
हमारे सिलेबस में इतना ही है, इतना याद रखना है। क्या ये याद रखना है? एक दो याद रखो, पूरा याद रखोगे ऊपर वाला याद नहीं होगा, और नीट में अगर सिलेबस से आया तो गया। इसलिए सिलेबस में जितना है उतना याद रखो, और हम जो बोलेंगे उसको याद रखना है, ठीक है। चलो देखो, जीआई पहले हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही पढ़े हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का पढ़ते हैं, ठीक है, याद करना है। ठीक है, जीआई में याद करना है। पहला, अगर एम ए सी एक 6 है, जीआई 0, M5B है, जीआई 0, M4B2 है, 2 होता है, M4BC 2 होता है, M3B3 2 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है, यही पूछा जाता है। कैसा? देखो, PTNH3Cl3, देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 होता है, ये वाला। ओके, जीआई हमको सिलेबस का जितना था वो याद करना है, ठीक है, ये याद हो गया। ओके, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो क्या है, एम, ऐसे समझ लो पीटी, ठीक है, कौन कौन है? क्लोरीन ले लो, एक एक ब्रोमीन ले लो, एक आयोडीन ले लो, एक NH3 ले लो, एक वाटर ले लो। देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, एक और होगा, होगा ना, 6 होगा तो एक और ले लेंगे कोई भी, मान लो एक और एक्सीएन ले लो, ठीक है। तो इस तरह से 6 अलग अलग लिगेंड है। तो देखो, ए बी सी, तो इसका जीआई कितना होता है? इसका जीआई 15 होता है, जो कभी कभी पूछा जाता है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको याद करना है, ठीक है। इसको याद करो, सिलेबस वाला याद करो, बीच वाला याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, और पूछेगा भी तो मैक्सिमम बच्चों से नहीं याद रहता है इतना, ठीक है। इतना ही याद करना बहुत काफी है। सिलेबस का याद रखो, एक ये याद रखो, ठीक है। जीआई कंप्लीट हो गया। अब ऑप्टिकल पे चलते हैं। ऑप्टिकल भी याद ही करना है, कोई चांस नहीं है नहीं याद करने का। देखो, जितना सिलेबस में है, किसी का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। जितना सिलेबस में है, किसी का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करता है। कौन करता है? ये मोनोडेंटेड चल रहा है, ठीक है। ये क्या चल रहा है? मोनोडेंटेड। जितना सिलेबस में है, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। देखो, सिर्फ ये याद रखो, इसका जीआई भी याद रखना, ऑप्टिकल भी याद रखना है। तो जीआई कितना हो गया? 15, ऑप्टिकल इसका 30। ओके, ये हो गया। उसके बाद टोटल आइसोमेरिज्म। टोटल मतलब क्या? जीआई को ऑप्टिकल्स के साथ ऐड करना है। तो टोटल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल आइसोमेरिज्म इक्वल टू होता है जीआई प्लस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाय 2, ठीक है। जीआई हमको पता है, ऑप्टिकल पता है, 2 से डिवाइड करके टोटल निकाल देंगे। याद कितना रखना है? सिर्फ सिलेबस का, ठीक है। सिर्फ सिलेबस का याद रखो, और एक इसका याद रखना है। बाकी जो बीच में डाटा दिया है नहीं याद करना है, नहीं आता है और कभी नहीं आएगा। सिलेबस का याद रखो, काफी है, ठीक है। तो मोनोडेंटेट ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म याद करा दिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म याद करा दिए, और क्या? टोटल आइसोमेरिज्म निकालने का फॉर्मूला बता दिए। ये देखो फॉर्मूला है, ठीक है। मोनोडेंटेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं बाइडेंटेट पे, ठीक है। देखो, एक स्पेशल केस है, बताया था ना, ये MA3B3, इसमें दो दो स्ट्रक्चर पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर को याद रखो कि कौन फेसियल होता है, कौन मेरिड क्या है, मेरिडोनियल होता है। ये दो चीज पूछा जाता है। पहले MA3B3 का जीआई कितना होता है? 2, याद करा दिए। ऑप्टिकल नहीं होता है, टोटल कितना हो जाएगा? 2। ओके, अब देखो, A3 है तो 3A को एक साइड रखती है, ठीक है, ये इस टाइप का एक फेस बन जाता है, ठीक है। बी को एक साइड रखती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेसियल आइसोमेरिज्म या फेस आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो, अगर ऑप्टिकली एक्टिव रहता तो यहाँ पे आता ना 1 2, ये भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका नाम है फेसियल क्या है? आइसोमेरिज्म। तो ये स्ट्रक्चर दिया रहता है, पहचानने के लिए बोलता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा? अगर तीनों एक साइड है, ठीक है, तीनों एक साइड है, ये तीनों भी एक साइड है, इसको फेसियल बोलेंगे। बाकी जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा, देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इस टाइप का। इतना डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है बनाना, इसलिए याद नहीं होता है। हम इसको कैसे याद रखे थे? देखो,
इन तीनों को एक साइड कर दो, इन तीनों को एक साइड कर दो। मतलब सिमेट्रिकल दिख रहा ना, ये कुछ एक टाइप का सिमेट्रिकल दिख रहा, उसको फेशियल वे वाले बोलेंगे। और जो बिल्कुल अजीब सा है कि बी बी बी, इसको बीच में रखें, ठीक है। और एक दो ए को बाहर कर दिए और ए को यहाँ रखें, ये इसको बोलते हैं मेरिडोनियल। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से कैसे भी अपना ट्रिक बना के याद करो। बस कैसे याद रखना है, देखो ये हो गया सेंट्रल एटम, देखो ऐसा रहेगा, नीट में दिया हुआ है। ये रहा ए यहाँ पे दे दिए, ए यहाँ पे दे दिए, ए यहाँ पे दे दिए, ठीक है। बी यहाँ पे दे दिए, बी यहाँ पे दे दिए, बी यहाँ पे दे दिए। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया फेशियल वाला। मेरिडोनियल वाला कैसे बनाना है, एम यहाँ पे है, ठीक है। देखो देखो मेरिडोनियल में क्या, बी बी बी, ए ए ए, इस टाइप से याद रखना होगा कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। बस इस टाइप का फेस वगैरह नहीं बनाया दिया दिया रहता है, सिंपल से आपको पहचानना है इस टाइप में कौन सा फेशियल है, कौन सा मेरिडोनियल है। और सिंपल स्ट्रक्चर आने का चांसेस बहुत कम है, सिंपल यही पूछा जाएगा कि इसका जीआई कितना है, 2 है, ठीक है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं। टोटल आइसोमरिज्म कितना है, 2 है। बस बस इतना काफी है, इसके अलावा ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ बाइडेंटेट का कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, बाकी ज्यादा नहीं पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारा सवाल बनने का है इसमें, बनाने का तो इतना बन जाएगा कि कह नहीं सकते, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं और जो आता है, सिंपल सी बात है। देखो फाइंड द जीआई, जीआई देखना है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, टोटल आइसोमेरिज्म कितना है इन दोनों स्ट्रक्चर में। देखो ये एम है सेंट्रल एटम, ये दोनों क्या है, बाइडेंटेट है, ठीक है। ये क्या है, मोनोडेंटेट है। तो देखो बायोडेंटेट को 90 डिग्री के साथ लगा दिए, बाकी 4 गो मोनोडेंटेट है, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। देखो इन चारों को कहीं भी अलग कर दो, इन चारों को कहीं भी अलग कर दो, क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा, नहीं, क्योंकि चारों सेम है। तो जीआई भी सेम, ऑप्टिकली 0 और टीआई भी 0 हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या है, एक बायोडेंटेट है, बायोडेंटेट को तो ऐसे ही लगाना है, बिल्कुल ऐसे लगा दिया। अब देखो A3 है तो 1 2 3 यहाँ पे लगा दिए, बी को यहाँ लगा दिए, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो क्या है, इस ए को हटा के बी यहाँ ले आओ, ठीक है। देखो पहला ध्यान से देखना, ये दोनों ए सेम साइड क्या है, ओपोजिट में है, एक यहाँ एक यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों ओपोजिट में है, ट्रांस बन गया। अब इस बी को चेंज कर दो यहाँ पे, बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। अब होता क्या है, ये ए दोनों साथ में आ गया, ये दोनों साथ में आया तो सिस बन गया। तो क्या स्ट्रक्चर हमें बनाना है, नहीं, सिंपल सा आपसे पूछा जाएगा क्या ये स्ट्रक्चर जीआई शो करता है, हाँ। क्या ये स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। कौन सा, ध्यान रखना, सिस स्ट्रक्चर ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या, देखो ये ट्रांस है, ये सिस है, ठीक है। तो ट्रांस कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव ऐसे लिख सकते हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो पहले सबसे पहले क्या हो गया, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। सिस ऑप्टिकली एक्टिव, सिस ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना, तो एक ऑप्टिकली एक्टिव दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिखता है। मतलब क्या, एक कंपाउंड अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव आ गया तो कितना आइसोमेरिज्म होगा, ऑप्टिकल 2 होगा। तो देखो GI2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2, टोटल क्या होता है, टोटल इक्वल टू होता है GI प्लस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाय 2। तो देखो 2 + 2/2 मीन्स 2 + 1 मीन्स 3, टोटल कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे बनेगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसको कभी ये है, इससे जीआई याद करो, ऑप्टिकली याद करो, टोटल याद करो, हाँ। अब स्ट्रक्चर दिया रहेगा, पहचानना है कौन सी से कौन ट्रांस है, ये ट्रांस है ये सिस है, पहचानने का तरीका बता दिए, ये दोनों सेम साइड में, ये दोनों सॉरी ये दोनों डिफरेंट साइड में, ये दोनों सेम साइड में। सिस सिस क्या होता है, सिस ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इससे याद करना होगा। कभी भी स्ट्रक्चर देख के बनाने की कोशिश नहीं करना, बना के कभी भी आप जीआई और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बता सकते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत अंदर जाना होगा, उसके लिए 5-6 लेक्चर आइसोमेरिज्म में लेना होगा। उतना ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत है और लिमिटेड सवाल आता है, बिल्कुल बेसिक आता है, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो अगला स्ट्रक्चर क्या है, एक
बाइडेंटेट, फिर क्या है A2 ए यहाँ लगा दो, बी यहाँ लगा दो, एक स्ट्रक्चर ये बन गया। फिर क्या, बी और बी यहाँ लगा दो, ए और ए यहाँ लगा दो, एक स्ट्रक्चर ये बन गया। फिर एक ए यहाँ लगा दो, बी यहाँ लगा दो, एक ए और एक बी यहाँ लगा दो, यही बन गया। तो देखो इस स्ट्रक्चर का 3 स्ट्रक्चर बन रहा, तो 3 GI, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। पहला 3 स्ट्रक्चर बना, GI3 हो गया। एक ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ऑप्टिकली एक्टिव से 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनता है, 2 बन गया। अब इन दोनों का टोटल निकालोगे तो टोटल 4 आ जाएगा, ये हो गया 4। तो क्या करना है, ये स्ट्रक्चर का GI3 होता है, लिख के याद करना है। ये स्ट्रक्चर का ऑप्टिकल 2 होता है, लिख के याद करना है। अगर GI आ गया तो ऑप्टिकल, GI ऑप्टिकल दोनों आ गया, टोटल खुद निकाल लेंगे। तो टोटल नहीं याद करना है, ठीक है। GI याद करो, ऑप्टिकल याद करो, ठीक है। तो याद ही करना पड़ेगा बाइडेंटेट वाला, ठीक है। बनाने का बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उतना बनाने में नहीं जाओ, ठीक है। चल, एक और आ गया, बाइडेंटेट ABCD। क्या याद करना है, GI कितना होता है, 6 होता है। ऑप्टिकल कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो होगा ना GI प्लस ऑप्टिकल बाई 2, 6 प्लस 6 12। क्या याद करना है, इसको स्ट्रक्चर याद करना है नहीं, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर का उतना जरूरत नहीं पड़ता है। आपको वो पता होना चाहिए ये वाला। इसके बाद इस स्ट्रक्चर को लिखने के बाद आपको याद होना चाहिए कि इसका GI 6 होता है, इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 6 होता है। टोटल हम खुद निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 6। स्ट्रक्चर पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दो, स्ट्रक्चर में सिस और ट्रांस ढूंढना होता है, जो हम पहले ही ढूंढने के लिए बता चुके हैं, ठीक है। अगर कभी पूछेगा, स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा सिस स्ट्रक्चर है या ट्रांस स्ट्रक्चर है, वो पूछ सकता है, या तो फेसियल और मेरिडोनियल का स्ट्रक्चर पूछ सकता है। यही 2 चीज पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चल, देखो इस बार क्या हुआ, इस बार जो है 2 जो है हमारा बाइडेंटेड है, ठीक है। देखो एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए। और क्या है, 2 मोनोडेंटेड है, याद रखना है। GI 2 होता है, ऑप्टिकल इसका 2 होता है। टोटल हम खुद निकाल लेंगे, याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर से कभी भी बना के नहीं निकाल सकते हो कि कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, कितना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, कितना टोटल होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर एक ना एक कहीं भूल जाओगे, गलती हो जाएगी। इससे अच्छा है 10, ज्यादा 10 एग्जाम्पल होगा, 10 को याद करें, हमेशा याद रखें, स्ट्रक्चर बनाने से बच जाएंगे। तो याद करो, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्या है, 2 ले लिए बाइडेंटेट, वो भी सिमेट्रिकल वाला, और ए और बी मतलब 2 अलग अलग मोनोडेंटेट ले लिए। ज्योमेट्रिकल 2 हो गया, 2 ऑप्टिकल हो गया, याद करना है, टोटल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, इस बार क्या किए, इस बार 3 ले लिए, क्या है, 3 को ले लिए बाइडेंटेट, और वो भी सिमेट्रिकल, वो भी क्या है, सिमेट्रिकल। only complex which do not show geometrical isomerism but are optically active। ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये GI शो नहीं करता है। और इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कैसे बनता है, देखो बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये रहा सेंट्रल एटम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये एक बाइडेंटेट यहाँ पे रहेगा, देखो ये सप्लाई करेगा इसको, ठीक है, ये दोनों मिलके। ओके, एक बाइडेंटेट यहाँ पे रहेगा, एक बाइडेंटेट यहाँ रहेगा, ये इसको सप्लाई करेगा। एक बाइडेंटेट यहाँ पे रहेगा, देखो ऐसे समझो। देखो ये सेंट्रल एटम है, ये एक बाइडेंटेट, ये एक बाइडेंटेट, और ये एक बाइडेंटेट। इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल एक ही स्ट्रक्चर बना सकते, 2 नहीं बना सकते। इस वजह से GI शो नहीं करता है, बट ये ज्योमेट्रिकल क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो याद रखना है क्या, MA3 मतलब अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम लोग बोले तो MEN3, इसका GI कितना होता है, 0। ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव कंपाउंड है। बस इतना 2 चीज याद रखो, 2 चीज याद रखना है, GI 0 है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, अगर मान लो एक और है, क्या है, ग्लाय से, ठीक है। ये वाला क्या है, अनसिमेट्रिकल है, देखो MAB3, ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। तो क्या इसका एग्जांपल है, GLY3। अब इसमें क्या क्या होता है, इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, सॉरी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, 4 ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म होगा, मतलब इसका क्या है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो 4 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टोटल कितना हो जाएगा 4। ये दोनों याद रखो। देखो क्या लिखा, ओनली द कॉम्प्लेक्स
वेयर बोथ सिस एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली। देखो क्या है, क्या बताए थे, सिस हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड देगा बट ट्रांस नहीं देता है। बट ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो देखो दो ऑप्टिकली एक्टिव ये है, तो दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां से, दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां से, तो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है, तो चार हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दो हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसको पूरा दोनों, ये दोनों जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है नीट में। ये दोनों को रट जाओ कि दो मोन बायडेंटेड सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तीन बायडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड अगर है तो जीआई नहीं देगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। कितना होगा, दो होगा, इसमें दो होगा। ठीक है, इसमें अब अगला चलता हूं, क्या है अगला है, तीन बायडेंटेड अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल लिगेंड, दो जीआई देता है, चार ऑप्टिकल देता है। क्यों देता है चार ऑप्टिकल, क्योंकि ट्रांस भी एक्टिव है, सिस भी एक्टिव है। तो क्या लिखा, ओनली कॉम्प्लेक्स वेयर बोथ सिस एंड ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये पूरा दोनों पेज अच्छे से याद रखना है, स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर सिंपल है। देखो एक लिगेंड यहाँ पे लगा दिए, एक लिगेंड यहाँ पे लगा दिए, एक लिगेंड यहाँ पे लगा दिए, तीन लिगेंड है, तीनों को लगा दिए अपने अपने जगह पे। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, पूरा पेज उठा के लाए, बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं पूछा जाता। क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो क्या है, द कोऑर्डिनेशन, देखो क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ग्रेट इंपॉर्टेंट, दिस कंपाउंड आर वाइडली प्रेजेंट इन मिनरल, plant, animal world, are the known to play many important function in area of analytically chemistry, metallurgy, biological system, industry and medicine. These are describable. देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ पाया जाता है, मिनरल में मिल जाएगा आपको, प्लांट में मिल जाएगा आपको, एनिमल्स वगैरह में मिल जाएगा। ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे लिए, किसके लिए, केमिस्ट्री में आपको, केमिस्ट्री केमिकल लैब में यूज होता है, मेटलर्जिकल मतलब प्यूरिफिकेशन में आपको यूज होगा, बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, मेडिसिन बनाने के लिए हमारा क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज होता है। अब इसका क्या क्या यूजेस है एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइंड यूज इन मेनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। किसमें, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के लिए कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होता है, ये सवाल आता है। ठीक है, देखो the familiar color reaction given by the metal ion which with the number of ligand especially क्या है chelating ligand as a result of formation of coordination entities form the basic for the detection and estimation by classical and instrumental method of analysis. Example of such reagent are EDTA, DMG और क्या अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नाइट्रोफिनॉल और क्या है क्यूप्रो, क्या है क्यूप्रोन। ठीक है, अब देखो क्या करना है, याद क्या रखना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में कौन सा लिगेंड यूज होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में कौन सा लिगेंड यूज होता है, EDTA एक एग्जांपल ये हो गया, DMG ये दोनों तो पूछ चुका है। ठीक है, पूछा कौन नहीं गया है, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल। ठीक है, और क्या है, एक एग्जांपल है क्यूप्रोन। ये दोनों एग्जांपल आपको पूछा नहीं गया है नीट में। ठीक है, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल और क्यूप्रोन किस में यूज होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में। प्रोसेस क्या है, उसमें कलर वगैरह डिटेक्ट होता है। ठीक है, नहीं जानना है, एग्जांपल आपसे ऐसे पूछा जाता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होता है, EDTA, DMG, अल्फा नाइट्रोसो एंड और क्या है क्यूप्रोन। ये दोनों, ये चारों एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अगला है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विथ Na2EDTA. The calcium and magnesium ion form a stable complex with EDTA. Thus, selective estimation of the ion can done due to difference in stability constant of calcium and magnesium complex. क्या याद रखना है, कुछ नहीं। देखो
वाटर हार्ड किसके वजह से होता है? वाटर हार्ड हमारा कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की वजह से होता है, यही दो चीज की वजह से वाटर हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड वाटर कहलाता है। अब होता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, कौन सा? सोडियम ईडीटीए, ईडीटीए। इसका यूज करके, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज करके क्या है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाते हैं। कैसे? ईडीटीए जो है, क्या ईडीटीए जो है, ईडीटीए, ईडीटीए क्या होता है, कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है, और ईडीटीए हमारा मैग्नीशियम के साथ बाइंड कर जाता है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेता है वाटर से, ये दोनों रिमूव हो जाता है, हार्डनेस चला जाता है। पूछा क्या जाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर में किसका यूज किया जाता है? ये देखो Na2EDTA, बस ये सवाल पूछा जाएगा, एग्जाम्पल है, टिक करो, आगे निकलो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? Some important extraction process of metal like those silver and gold make use of complex formation. Gold, for example, combined with cyanide in the presence of oxygen and water to form coordination entities and aqueous solution. Gold can be separated in metallic form from this solution by adding zinc. अब देखो क्या होता है, एक्सट्रैक्शन समझ रहे हो, मतलब गोल्ड और सिल्वर क्या है, इंप्योरिटीज में रहता है, तो उन सबको गोल्ड को अलग से निकाल के सिल्वर को अलग से निकाला कैसे जाता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड को साइनाइड के साथ रिएक्ट करा के, देखो गोल्ड को जैसे ही साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा, गोल्ड को साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और वाटर के साथ, क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनता है AuCN का होल ट्वाइस। देखो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बन गया। इसको क्या करते हैं, जिंक डाल के इससे हम लोग क्या है, गोल्ड को बाहर कर लेते हैं। देखो एडिशन ऑफ जिंक। तो पूछा क्या जा सकता है, पूछा जा सकता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम लोग गोल्ड को साइनाइड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये जो बना, अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ जिंक, काम खत्म। एडिशन ऑफ जिंक याद रखना कि जिंक के एडिशन से पूरा का पूरा प्योर गोल्ड को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। याद हो गया, बस इतना ही तो था इसमें। सिमिलर एक और एग्जांपल इसी तरह का है। सिमिलरली प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कैन बी अचीव थ्रू द फॉर्मेशन एंड सब्स्टिट्यूएंट डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखो, impure nickel is converted to nickel NiCO4 which is decomposed in yield pure nickel। क्या होता है, जो impure निकल है उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ करें, कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, NiCO4 बन जाएगा, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम लोग प्योर निकिल को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बस क्या पूछा जा सकता है, निकिल को हम लोग को प्योर फॉर्म में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इम्प्योर निकिल को कन्वर्ट कर देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब पूछा जाता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा होगा, NiCO4। अब क्या है, उसको उससे हम लोग प्योर निकिल को डिकम्पोज करके बना सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकली सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी यूज होता है। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। पहले भी बता चुके हैं क्या, क्लोरोफिल में Mg पाया जाता है, ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, ठीक है। हीमोग्लोबिन द रेड पिगमेंट ऑफ द ब्लड विथ एक ऑक्सीजन कैरियर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द आयरन। देखो क्या है, जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन कैरियर है, उसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है, बता चुके हैं, आयरन रहता है, ये भी पहले हम लोग बात कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होगा, आयरन होगा, ये भी बता चुके हैं, ठीक है। विटामिन B12 इसका नाम बोलते हैं साइनो कोबाल माइन द एंटी परमेसियस एनीमिया फैक्टर है, ये पहले पहले भी बात कर चुके हैं, बायो वगैरह भी पढ़ते हैं कि, ठीक है। विटामिन B12 के डिफिशियंसी से क्या बनता है, परमेसियस एनीमिया बन हो जाता है। ये क्या है, एंटी परमेसियस एनीमिया, क्या है, एनीमिया फैक्टर है, क्या है, इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। ये जो फैक्टर बना ना, फैक्टर में तो विटामिन B12 रहता ही रहता है, और क्या है, कोबाल्ट भी इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। ओके देखो अगर आगे
among the other compound of the biologically important with the coordinate metal ion are enzyme like carboxypeptidase A and carbonic anhydrase क्या है catalyst of the biological system। याद क्या क्या रखना है। पहला, क्लोरोफिल में क्या होता है मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में क्या होता है आयरन, विटामिन बी 12 और साथ में कोबाल्ट मिलकर क्या बनाता है फैक्टर बनाता है, ठीक है। और इंजाइम दो याद रखना, एक कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, एक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कैसा यूज करता है, ये कैटलिस्ट की तरह यूज करता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, एग्जाम्पल पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, एग्जांपल है रोडियम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स याद होना चाहिए क्या है, PH3P होल ट्राइस RHCl। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्या, विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। क्या है रोडियम कॉम्प्लेक्स, कैसा दिखता है, ये रहा स्ट्रक्चर, एकदम एनसीईआरटी का लाइन उठा के आता है, ठीक है। क्या रोडियम कॉम्प्लेक्स, इसका दूसरा नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। यूज कहाँ किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, मतलब अल्कीन से अल्काइन बनाने में इस कैटलिस्ट का यूज होता है। इसको याद रखना है, ठीक है। रोडियम कॉम्प्लेक्स क्या है, स्ट्रक्चर याद रखो, विल्किंसन कैटलिस्ट, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड with the silver and gold much more smooth and evenly from the solution of the complex AgCN2 minus and AuCN2 minus than फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल मेटल। देखो क्या होता है, आर्टिकल होता है, ठीक है। आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेटेड मतलब उस पर क्या है, हम लोग ये करते हैं मतलब प्लेटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है वो लॉन्ग टर्म तक दिखता है। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो सिल्वर का प्लेटेड कर रहे हैं तो क्या होगा, AgCN2। तो प्लेटेड जो बनता है किससे बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया जाता है AgCN2 माइनस। तो इलेक्ट्रोप्लेटेड में ये यूज किया जाता है। अगर हम लोग गोल्ड या सिल्वर का लेंगे तो इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटेड करेंगे। बस याद रखो, एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटेड में AgCN माइनस AgCN2 माइनस, बस काफी है इतना याद। ओके, और एग्जाम्पल है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है फोटोग्राफी, ठीक है। द डेवलप फिल्म इज फिक्स्ड बाय द वॉशिंग विथ हाइपो सोल्यूशन विथ डिसॉल्व द अंड क्या है अनडिकम्पोज्ड AgBr टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन AgSO S2O3 होल ट्वाइस 3 माइनस। देखो क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफी में किसका कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है, AgS2O3 होल ट्वाइस 3 माइनस, ठीक सिंपल। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा कॉम्प्लेक्स है, बस ये कॉम्प्लेक्स याद रखो, कॉम्प्लेक्स याद रहेगा। ऐसा ऐसा देखो, कॉम्प्लेक्स ये रहेगा, गोल्ड प्लेटिंग और सिल्वर प्लेटिंग का कॉम्प्लेक्स रहेगा, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स रहेगा, रोडियम कॉम्प्लेक्स का रहेगा। तो फोटोग्राफी में ये रहेगा, टिक करके आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसी कॉम्प्लेक्स को मॉडिफाई किया जाएगा, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है मतलब सिर्फ यही एक कॉम्प्लेक्स दिखेगा, बाकी अलग अलग कॉम्प्लेक्स रहेगा जिसको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ चिलेट थेरेपी इन मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है। क्या है, चिलेट थेरेपी यूज किया जा रहा है मेडिकल इंडस्ट्रीज में। एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है, एन एग्जाम्पल इज द ट्रीटमेंट ऑफ problem caused by the presence of metal and toxic property in plant and animal system. Thus excess copper iron are removed by chelating ligand D penicillin and क्या है desferrioxime B via the formation of coordination compound. EDT is used to treatment in lead poisoning. Some coordination compound of platinum effectively inhibit the growth of tumor. Example are cisplatin related the क्या क्या याद रखना है। पहला क्या होता है, प्लांट और एनिमल में क्या होता है, एक्सेस मेटल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो
प्लांट और एनिमल में कुछ एक्सेस क्या है, मेटल जो है टॉक्सिक प्रोपोर्शन में पाया जाता है, जिसको हम लोग कैसे, देखो कॉपर और आयरन क्या है एक्सेस में है, तो इसको रिमूव करते हैं चिलेटिंग लिगेंड से। क्या है, डी पेनिसिलिन और क्या है, डिसफेरोक्सिन बी। इनसे हम लोग कॉपर और आयरन को निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बना के, ठीक है। और क्या, ईडीटीए का यूज होता है लीड पॉइजनिंग। देखो क्या है, लीड पॉइजनिंग में ईडीटी यूज किया जाता है, ट्यूमर में सिसप्लेटिन का यूज किया जाता है। देखो क्या है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर में क्या यूज किया जाता है, सिसप्लेटिन का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलो ओके।